हेलो स्टूडेंट्स। पिछली क्लास में हमने कोल्ड वॉर के बारे में एक चरण में बात करी थी, जिसमें हमने शीत युद्ध का अर्थ, उसके लक्षण, उसकी प्रकृति और शीत युद्ध के कारणों की हमने चर्चा करी थी। आज का हमारा टॉपिक उसके आगे कंटिन्यू है, जिसमें हम शीत युद्ध के विभिन्न चरणों की बात कर रहे हैं। यानी कि शीत युद्ध में जैसे शुरुआत हुई और कब तक ये चला है, उसको डिफरेंट फेजेस में या चरणों में बांटा गया है। और आज के हमारे इस लेक्चर में हम हर इस चरण की प्रमुख जो घटनाएं थी उस पर एक संक्षिप्त जानकारी दे रहे हैं। चरण की जब हम बात कर रहे हैं तो जैसे कि हमने शुरुआत में कहा था, शीत युद्ध की शुरुआत औपचारिक रूप से देखें तो 1945 के बाद मानी जाती है, लेकिन प्रथम चरण में हम 1917 से 45 के बीच का चरण मानते हैं, जब बोल्शेविक क्रांति के पश्चात सोवियत संघ से पश्चिमी राज्यों को एक भय सताने लगा कि उसकी जो विचारधारा थी वो उनकी प्रचलित विचारधारा लोकतंत्र से मेल नहीं खाती थी। अतः कहीं साम्यवादी विचारधारा लोकतंत्र को मिटा न दे। जो उदारवादी सोच थी, तो जो स्वतंत्रता समर्थक देश थे, उनके मन में एक भय था कि कहीं सोवियत संघ की यह विचारधारा इतनी अधिक शक्तिशाली ना हो जाए कि उनके देशों पर खतरा मंडरा जाए। द्वितीय चरण में हम बात करेंगे 1946 से 53 में। इसमें तीन प्रमुख बातें आ रही हैं। एक है ट्रूमैन का सिद्धांत, मार्शल योजना और नाटो संधि। ये तीन इस काल में प्रमुख माने जाते हैं। ट्रूमैन सिद्धांत के अनुसार ट्रूमैन ने अपनी दुनिया के सामने किस तरीके से साम्यवाद का खतरा उभर रहा है, और ट्रूमैन सिद्धांत के तहत ऐसे राज्य जो पश्चिमी गुट में शामिल होना चाह रहे हैं उनकी मदद की उसने घोषणा करी थी। मार्शल योजना के तहत अमेरिका द्वारा ही पश्चिमी राज्यों के गुट में शामिल करने के लिए कई राज्यों को आर्थिक सहायता प्रदान करने का ऑफ़र दिया गया था। नाटो संधि, नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, जिसमें उत्तरी अटलांटिक क्षेत्र के जो राज्य थे उनके मध्य एक सैनिक संधि की गई, जिसका अभिप्राय था कि यदि साम्यवादी गुट का नेता या कोई भी अन्य देश नाटो संधि वाले देशों पर किसी एक पर आक्रमण करता है तो बाकी सभी राष्ट्र उसकी सहायता के लिए आक्रमणकारी देश का उस पर हमला करेंगे। तो ये एक सामूहिक सुरक्षा का जो भाव है वो यहाँ से उसकी शुरुआत हुई। तीसरा चरण है 1953 से 1958। इसमें सिएटो संधि, वार्सो संधि और शांतिपूर्ण सह-अस्तित्व का दौर ख्रुश्चेव द्वारा प्रारंभ हुआ। अगर हम देखें तो सिएटो संधि क्या है, तो वही साउथ ईस्ट एशियन ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, यानी कि अमेरिका द्वारा दक्षिणी एशियाई राज्यों के साथ नाटो जैसी ही एक संधि सामूहिक सुरक्षा के सिद्धांत पे की गई। वार्सो संधि, सोवियत संघ के नेतृत्व में वार्सो साम्यवादी गुट के राज्यों द्वारा नाटो और सिएटो के जवाब में एक और सैनिक संधि की गई। इसी टाइम पर सोवियत संघ में सत्ता में परिवर्तन हुआ और ख्रुश्चेव ने राष्ट्रपति पद का संभाला। उनकी नीति थी शांतिपूर्ण सह अस्तित्व की, यानी कि विवादों को शांतिपूर्ण तरीके से सुलझाने की, और जियो और जीने दो सिद्धांत की उन्होंने नीति अपनाई। चतुर्थ चरण माना जाता है 1959 से 62, जिसमें कुछ प्रमुख घटनाएं इस प्रकार रहीं। ख्रुश्चेव की अमेरिकी यात्रा के दौरान U-2 विमान घटना और क्यूबा संकट। जैसा कि पूर्व में बताया गया था कि पिछले चरण से ही अमेरिका और सोवियत संघ में हल्का सा ऐसे लगने लगा था जैसे संबंधों में सुधार आना शुरू हुआ है। उसी के तहत ख्रुश्चेव द्वारा अमेरिका की यात्रा की गई, लेकिन उस संबंधों को झटका कब लगा, जब अमेरिका का U-2 विमान सोवियत संघ में जासूसी करते हुए पकड़ा गया। इससे क्षुब्ध होकर ख्रुश्चेव ने अपनी यात्रा को निरस्त किया और वो वापस अपने देश लौट गए। क्यूबा संकट क्या था, तो क्यूबा संकट अमेरिका का एक पड़ोसी राज्य है जहाँ साम्यवादी विचारधारा का राष्ट्रपति थे। सोवियत संघ द्वारा क्यूबा के आइलैंड को सेनाओं द्वारा घेर लिया गया, तो अमेरिका ने उससे प्रभावित होकर ये
सोवियत संघ की सेनाओं को उन्होंने कहीं ये मन में था कि कहीं दोनों देशों के बीच में एक युद्ध की स्थिति ना हो जाए, तो क्रुश्चेव ने वापस समझदारी दिखाते हुए अपनी सेना को क्यूबा से वापस कर लिया। अमेरिका का ये था कि कहीं क्यूबा चूँकि उसका पड़ोसी राज्य है और साम्यवादी विचारधारा की वहाँ एक गुट जो है वो प्रभावशाली था, तो सैनिक जमावड़े से कहीं अमेरिका के बिल्कुल पड़ोस में सोवियत संघ अपना अड्डा न जमा ले, इसलिए अमेरिका साम्यवादी विचारधारा के विपरीत उसने भी अपनी तैयारी कर ली थी। तो ये एक ऐसी घटना थी जिससे ये लगने लगा था दोनों देशों के बीच में जो संबंधों में सुधार आ रहा था वो कहीं वापस से शीत युद्ध की तरफ न ले जाए, या और तो और कहीं तीसरा विश्व युद्ध इस घटना के कारण न प्रारंभ हो जाए। पांचवा चरण था 1963 से 79। इस पीरियड में अगर हम देखें तो परमाणु प्रतिबंध संधि 1963 व हेलसिंकी कॉन्फ्रेंस हुई थी। तो इस चरण में अगर हम देखें तो थोड़ा सा वापस से संबंधों में सुधार और निशस्त्रीकरण का एक तरीके से दौर प्रारंभ हो गया था, और सोवियत संघ व अमेरिका के बीच में परमाणु प्रतिबंध संधि की गई थी, जिसमें कि भविष्य में परमाणु हथियारों को कम करने की दोनों ने पक्ष पर सहमति दी। हेलसिंकी कॉन्फ्रेंस भी, फिनलैंड की राजधानी है हेलसिंकी, और वहाँ पर भी एक सम्मेलन हुआ जिसमें कि पश्चिमी देश व कुछ साम्यवादी देशों ने भी भाग लिया, और इसमें भी कह सकते हैं कि दोनों के बीच में संबंधों की अच्छी शुरुआत हुई। छठा चरण 1980 से 89। छात्राएं थोड़ा सा ध्यान दें, यहाँ पर सन गलत टाइप हो गया है, तो ये 1980 है इंस्टेड ऑफ 1080, और ये प्रारंभ हो 1980 से प्रारंभ हुआ और 1989 तक रहा। इस पीरियड में ईरान और इराक के बीच में युद्ध हुआ 1983 में, व जर्मनी का एकीकरण भी यहीं पर उसकी भी शुरुआत हो गई। तो इस युग चरण में देखें तो हमें दोनों चीज़ें दिख रही हैं, थोड़ा सा प्लेजेंट भी है और थोड़ा सा अनप्लेजेंट भी है। ईरान और इराक जिसके समर्थक देश थे सोवियत संघ और अमेरिका, तो ईरान और इराक के युद्ध की स्थिति से अमेरिका और सोवियत संघ के बीच में भी युद्ध जैसी स्थिति बनने लगी। और लेकिन जर्मनी के पूर्वी जर्मनी और पश्चिमी जर्मनी में संबंधों में थोड़ा सुधार आया और वहाँ पर एकीकरण की शुरुआत हुई। तो ये हो गए प्रथम शीत युद्ध के विभिन्न चरण। अब हम ले रहे हैं इस दौरान जो भी शीत युद्ध के परिणाम रहे उसका अंतर्राष्ट्रीय राजनीति पर क्या प्रभाव पड़ा है, उसको हम ले रहे हैं। परिणामों को हम दो भागों में बांट रहे हैं, एक है नकारात्मक प्रभाव और दूसरा है सकारात्मक प्रभाव। पहले ले रहे हैं नकारात्मक प्रभाव। विश्व दो गुटों में विभाजित, जैसे हमने पहले ही कहा कि पश्चिमी गुट और साम्यवादी गुट। पश्चिमी गुट जो था वो लोकतंत्र समर्थक था, वो पूंजीवाद समर्थक था, और साम्यवादी गुट साम्यवाद का समर्थक था। तो एक का नेता अमेरिका था, दूसरा का सोवियत संघ था, और ऐसे लगने लगा था जैसे पूरा विश्व ही दो गुटों में विभाजित होने लगा है। तृतीय विश्व युद्ध का खतरा। अगला परिणाम, चूँकि प्रथम और द्वितीय विश्व युद्ध में बहुत ही कम अंतराल में दो बड़े युद्ध हो गए थे, तो इन दोनों महाशक्तियों के तनाव की स्थिति से ऐसे लगने लगा था कि कहीं तीसरा विश्व युद्ध भी जल्दी से ना हो जाए। आणविक युद्ध का भय। छात्राएं फिर से ध्यान दें, यहाँ पर भी भय की यह इसमें टाइप नहीं हुआ है। तो ये पॉइंट क्या कह रहा है, आणविक युद्ध, चूँकि अमेरिका ने 1945 में नागासाकी और हिरोशिमा पर आणविक युद्ध बम का प्रयोग किया था, जिससे पूरी मानवता हिल गई थी, और जो उसका विध्वंसकारी परिणाम आया था उसके साथ साथ राज्यों के मन में एक असुरक्षा का भाव उत्पन्न हो गया, और सभी राज्य जो हैं वो इस आणविक शक्ति को प्राप्त करने की होड़ में प्रारंभ हो गए। और उसी के साथ विश्व में एक भय छा गया कि इस बार जो युद्ध होगा वो कोई सैनिक का या रणभूमि पे लड़ा जाने वाला युद्ध नहीं होगा, बल्कि ये आणविक युद्ध में परिवर्तित हो सकता है। सैनिक संधि गठबंधन को प्राथमिकता दी गई। सैनिक संधि कौन कौन सी, तो जैसे हम बात कर चुके हैं नाटो की, सीएटो की, वार्सो की, यानी कि विभिन्न राज्यों ने सैनिक संधि के द्वारा सामूहिक सुरक्षा का उपाय अपनाया, और किसी एक राज्य पर हमले के बदले समूचे गुट के राज्य संगठित होकर आक्रमणकारी जो भी राज्य होगा उसका सामना करेंगे।
तो एक तरीके से ये भी सैनिक संधियों का यहाँ शुरुआत हो गई। निशस्त्रीकरण के मार्ग में बाधा। सिद्धांत में सभी राष्ट्र इस बात से सहमत थे कि भाई शस्त्रों की होड़ नहीं होनी चाहिए और ये इसका केवल जो है नकारात्मक परिणाम होगा, इससे केवल दुनिया में तबाही मचेगी। लेकिन फिर भी शीत युद्ध के कारण जो बार बार इनके विचारधारा में टकराव था या जब भी छोटा सा भी कोई तनाव होता था, तो ये जो निशस्त्रीकरण के मार्ग में इन्होंने जो संधियाँ या सहयोग करने की जो इनकी शुरुआत थी, उसको झटके लग रहे थे। एनपीटी व सीटीबीटी के मार्ग में बाधाएं। दो प्रमुख संधियां हैं, एनपीटी और सीटीबीटी, व्यापक परमाणु प्रतिषेध संधि और आणविक प्रसार संधि। इसको भी भविष्य में जब भी अमेरिका द्वारा ही इसका प्रस्ताव किया गया था, लेकिन जब अमेरिका को सोवियत संघ के साथ तनाव की महसूस हुआ तो उसने सीनेट से सीटीबीटी पर पुष्टि से इनकार कर दिया। बहुध्रुवीकरण की प्रक्रिया शुरू हो गई कि जहां ये का माना जाता है कि शीत युद्ध के कारण विश्व दो गुटों में बटा था, लेकिन आणविक शक्ति को प्राप्त करने की जो लालसा थी उससे अब जो विश्व है वो बहुध्रुवीकरण की तरफ बढ़ने लगा। भय और संदेह का वातावरण, पूरा विश्व जो है उसमें एक शंका, संदेह, भय कि कभी भी युद्ध न परिवर्तित हो जाए, ऐसा माहौल बन गया। वीटो का दुरुपयोग। वीटो का दुरुपयोग क्या है बच्चों? तो यूएनओ में आप इसकी डिटेल में चर्चा सुनेंगे। यूएनओ में के सुरक्षा परिषद में जो 5 स्थायी सदस्य हैं, उनके पास ये शक्ति होती है कि वो किसी का भी प्रस्ताव जो है वो वीटो कर सकते हैं। सुरक्षा संबंधी यदि यूएनओ में कोई प्रस्ताव पेश हुआ है तो 5 में से यदि कोई एक भी उसको वीटो कर दे तो प्रस्ताव आगे नहीं बढ़ सकता है। तो इसका भी दुरुपयोग दोनों द्वारा किया गया, सोवियत संघ व अमेरिका द्वारा, कि जब भी सोवियत संघ यदि कोई प्रस्ताव लाता तो अमेरिका वीटो कर देता, अमेरिका लेकर आता तो सोवियत संघ वीटो कर देता। इस कारण क्या हुआ, यूएनओ की जो सुरक्षा परिषद है वो संस्था पंगु हो गई। तो ये थे बच्चों शीत युद्ध के नकारात्मक परिणाम। अब हम ले रहे हैं शीत युद्ध के सकारात्मक प्रभाव या परिणाम। सबसे पहला सकारात्मक क्या हुआ है इसमें डेवलपमेंट, गुट निरपेक्ष आंदोलन का उदय। गुट निरपेक्ष आंदोलन क्या था बच्चों के, शीत युद्ध जब विश्व ऐसे लगने लगा कि दो गुटों में विभाजित हो रहा है, उस टाइम पर नव स्वतंत्र देश जिसमें भारत एक अग्रणी भूमिका में था, ऐसे राज्यों ने अपने को दोनों गुटों से अलग रखने की एक नीति अपनाई जिसको उन्होंने नाम दिया गुट निरपेक्ष नीति। और सबसे बड़ी बात ये थी कि इस नीति का समर्थन विकासशील राज्यों ने अधिकांश ने इससे प्रभावित हुए और दोनों गुटों से उनमें शामिल होने से उन्होंने इनकार कर दिया। शांति एकता प्रस्ताव महासभा जिससे कि शक्तिशाली हुई व सुरक्षा परिषद के अधिकारों का इसमें हस्तांतरण हुआ। शांति एकता प्रस्ताव क्या है, तो ये बच्चों यूएनओ से रिलेटेड है कि चूंकि वीटो के दुरुपयोग के कारण कई बार प्रस्ताव सुरक्षा परिषद जो है बेबस नज़र आ रही थी, तो महासभा द्वारा शांति के एकता का प्रस्ताव में ये हुआ कि भाई महासभा यदि एक बहुमत के पश्चात कोई प्रस्ताव पारित करती है तो भले ही वह प्रस्ताव सुरक्षा परिषद में विचाराधीन है, लेकिन महासभा उस वक्त सामूहिक कार्रवाई कर सकती है। तो इससे क्या हुआ कि जो सुरक्षा परिषद की कमज़ोरी थी उसमें थोड़ा सा परिवर्तित हुआ और महासभा जो कि बहुमत की सभा है वो बहुमत द्वारा निर्णय लेकर ऐसा कोई उपाय ढूंढ सकती है। तीसरा है परमाणु तकनीक और विज्ञान का विकास हुआ। ये तो हम देख ही रहे हैं कि ये ज़रूर है कि भाई एटॉमिक बम जिस शक्ति के कारण बना उसका सकारात्मक प्रयोग भी हुआ और आज अपन देखते हैं कि एटॉमिक के शांतिपूर्ण प्रयोग काफ़ी हो रहे हैं, चाहे ऊर्जा उत्पादन के क्षेत्रों में देखें या विभिन्न क्षेत्रों में देखें। तो इस पीरियड में दोनों ही देशों गुटों के बीच में जो होड़ मची थी उसका एक सकारात्मक परिणाम ये रहा कि विज्ञान की इसमें बहुत तकनीक विकसित हुई और इससे विश्व को काफ़ी फ़ायदा मिला। चीन व अमेरिका के संबंधों में वृद्धि हुई। अगर अपन देखें शीत युद्ध क्या है कि दो विचारधाराओं का युद्ध माना जाता है, एक साम्यवादी विचारधारा, एक लोकतंत्रवादी विचारधारा। लेकिन इस पॉइंट में हम क्या देख रहे हैं कि चीन जो कि स्वयं साम्यवादी विचारधारा का देश है,
उसका सोवियत संघ से तो प्रतिद्वंद्विता हुई, जबकि दोनों साम्यवादी राज्य थे, लेकिन अमेरिका से उसकी नज़दीकियाँ उस टाइम पर बढ़ी। तो ये एक तरीके से दुनिया के सामने एक एग्जाम्पल आ गया कि भाई शीत युद्ध जो है वो विचारधारा का युद्ध नहीं है, क्योंकि अगर सोवियत संघ साम्यवादी विचारधारा का देश है, पर चीन भी साम्यवादी विचारधारा का देश है, जो कि अमेरिका से जिसके संबंध बेटर हैं। तो इससे भी दुनिया को एक नई सच्चाई का एहसास हुआ। शक्ति का संतुलन स्थापित हो गया, चूँकि जिसको हम कहते हैं बैलेंस ऑफ पावर, के अमेरिका के पास जब अणु शक्ति आई, कुछ समय बाद सोवियत संघ के पास भी आ गई, फिर ब्रिटेन, फ्रांस, ऑस्ट्रेलिया, भारत, पाकिस्तान, ऐसे कई राज्यों ने जो है इस शक्ति को प्राप्त करके, तो एक तरीके से आज शक्ति संतुलित हो गई है और कोई भी एक राज्य दूसरे पर हमला करने से पहले इस भय के कारण के सामने वाला भी उसको बर्बाद कर सकता है, वो अपनी ऐसे नकारात्मक शक्तियों का प्रयोग नहीं करता। लास्ट, राष्ट्रों की विदेश नीति में यथार्थवाद का आविर्भाव हुआ। तो यथार्थ भाव क्या है कि जैसे अपन कह रहे हैं कि शीत युद्ध विचारधाराओं का, यानी कि एक सैद्धांतिक पहले कारण बना था कि भाई जो विचारधाराएं जिनके आपस में मेल नहीं खा रही थी, उनके संबंध तनावपूर्ण हो रहे थे, लेकिन समय के साथ साथ दोनों महाशक्तियों को कुछ सच्चाइयों का एहसास हुआ और उन्हें लगा कि दोनों अगर आपस में तनाव में रहने से इन दोनों ही राष्ट्रों को नुकसान हो रहा है, और जो अन्य राष्ट्र हैं वो इनके तनाव का फ़ायदा उठा रहे हैं। अमेरिका और सोवियत संघ को छोटे छोटे राज्य ब्लैकमेल कर रहे थे कि यदि आप हमारा साथ नहीं देंगे तो हम विरोधी गुट में शामिल हो जाएंगे। तो इस सच्चाई से भी इनको दोनों को एहसास हुआ कि क्यों ना हम स्वयं अपने संबंधों को, अगर हम अपने तनाव को समाप्त कर लें तो हमें ऐसे छोटे छोटे राज्यों की गरज नहीं करनी पड़ेगी और विश्व में शांति का बोलबाला भी होगा और दोनों के राज्यों की जो प्राथमिकताएं वो सकारात्मक हो सकेंगी। तो ये था शीत युद्ध के परिणाम। अब हम ले रहे हैं द्वितीय शीत युद्ध, जो कि 1979 से 90 के बीच में माना गया। ठीक है, तो जब पहला जब शीत युद्ध चला था, उसमें छठे चरण तक आते आते ऐसा लगने लगा था कि भाई अब शीत युद्ध समाप्त हो रहा है, लेकिन 79 में वापस से पुनः कुछ ऐसी घटनाएं हुई जिससे लगा कि शीत युद्ध समाप्त नहीं हुआ है और उसका दूसरा चरण प्रारंभ हो गया। तो इसमें प्रमुख कारण क्या माना जाता है कि तत्कालिक एक कारण था कि सोवियत संघ द्वारा अफ़गानिस्तान में हस्तक्षेप किया गया और अमेरिका द्वारा सॉल्ट II संधि का प्रमाणीकरण को अनावश्यक लंबा खींचा गया। तो क्या था ये कि अफ़गानिस्तान में सोवियत संघ की जो सेना है उसका जमावड़ा बढ़ गया, जिससे अमेरिका को ये लगने लगा कि एशिया में भी जो है सोवियत संघ अपने पैर पसार रहा है। तो वो दोनों के बीच में एक तनाव का कारण बना। उसके अलावा सॉल्ट II संधि दोनों के बीच में की गई थी, स्ट्रेटेजिक आर्म्स लिमिटेशन ट्रीटी, शस्त्र परिसीमन समझौता, तो जिसमें हस्ताक्षर अमेरिका कर चुका था, लेकिन सीनेट द्वारा उसका पुष्टिकरण नहीं हुआ था, जिससे सोवियत संघ को अमेरिका पर विश्वास नहीं हुआ और उसे लगने लगा कि शायद अमेरिका अपनी जो भी बातें उसने कही है उससे हटना चाह रहा है। फिर दूसरे जो हम कारण देख रहे हैं, अमेरिका की संदिग्ध भूमिका, जिससे कि सोवियत संघ को सामरिक सोच प्रभावित हुई, जो मैंने अभी आपको सॉल्ट संधि में बताया। फिर इसके अलावा सोवियत संघ के जो सीमावर्ती क्षेत्र थे उसमें भी अमेरिका द्वारा हस्तक्षेप किया जा रहा था, तो दोनों के संबंधों में भी करारा झटका लगा। फिर अफ़गानिस्तान का हमने पहले ही बता दिया आपको कि अफ़गानिस्तान भी एक प्रमुख कारण बना। खाड़ी क्षेत्र में भी अमेरिका के हस्तक्षेप के कारण दोनों साम्यवादी गुट और पूंजीवादी गुट में तनाव की स्थिति हुई। फिर ले रहे हैं हम घटनाएं, इस पीरियड में क्या हुआ है। तो पहला हम ले रहे हैं सोवियत संघ अफ़गानिस्तान में सैनिक जमावड़ा व 9 साल तक ये जमावड़ा रहा। ठीक है, 1980 से 89 तक हम ये मानते हैं कि ये जमावड़ा रहा था। फिर सॉल्ट II ब्रेज़नेव द्वारा हस्ताक्षर किए गए, और लेकिन अमेरिका ने इसको सीनेट द्वारा पुष्टि नहीं कराई। तीसरा में अमेरिका द्वारा मॉस्को ओलंपिक का बहिष्कार किया गया, बदले में सोवियत संघ ने भी लॉस एंजलिस का बहिष्कार किया। अमेरिका द्वारा जो खाद्यान्न की पूर्ति की जा रही थी वो भी अमेरिका ने सोवियत संघ के लिए रोक लगा दी, और जो भी शस्त्र परिसमन संबंधी वार्ताएं जो चल रही थी वो विफल हो गई।
इसके अलावा हिंद महासागर में डिएगो गार्सिया में अमेरिका द्वारा सैनिक अड्डे को स्थापित किया गया और वहाँ पर इतना भारी जमावड़ा कर दिया गया कि सोवियत संघ उससे आशंकित हो गया। फिर कोरियाई विमान 269 पैसेंजर्स को सोवियत संघ ने मार गिरा दिया और अनफॉर्चुनेटली उस टाइम वो जो विमान था उसमें यात्री कर रहे थे और सोवियत संघ ने इस शक पे कि कहीं ये कोई कोरियाई विमान है जो अमेरिका के निर्देश पर जासूसी कर रहा है, उसने उसको मार गिराया। इससे जो है वो सोवियत संघ की छवि काफ़ी प्रभावित हुई और अमेरिका द्वारा उसको अमेरिका द्वारा जो वहाँ के सोवियत संघ के विदेश मंत्री जब अमेरिका UN महासभा का अटेंड करने आ रहे थे सम्मेलन, अमेरिका ने कह दिया हम उनको सुरक्षा प्रदान नहीं करेंगे। बदले में सोवियत संघ ने भी कहा कि अमेरिका से UNO का जो मुख्यालय है वो हटा देना चाहिए। तो ये कुछ ऐसी घटनाएं थी जिससे वापस से शीत युद्ध मतलब स्ट्रॉन्ग हो गया, ये दोबारा से सिचुएशन बिगड़ने लगी। फिर अब हम ले रहे हैं कि कैसे शीत युद्ध समाप्त होने लगा, यानी कि शीत युद्ध के अंत का प्रारंभ। अगर अपन देखें इसमें तो 1985 से द्वितांतपूर्ण परिलक्षित हुआ और गोर्बाचेव सत्तासीन स्थिति में आए, जिससे कि दोनों के संबंधों में सुधार हुआ। द्वितांत क्या है बच्चों? द्वितांत बोलते हैं दोनों राज्यों के बीच में जो तनाव में कमी आई है उस पीरियड का नाम है द्वितांत। ये एक फ्रेंच भाषा का शब्द है जिसका हिंदी में अनुवाद होता है तनाव में शिथिलता। तो गोर्बाचेव जब सोवियत संघ के राष्ट्रपति बने, अमेरिका और सोवियत संघ के उसमें अगर अपन देखें तो एक हल्का सा संबंधों में सुधार आने लगा। 1985 में इन दोनों के बीच में शिखर वार्ताएं हुई, उसके बाद रेक्याविक में 1986 में हुई, उसके बाद 1988 में भी दोनों के बीच में समझौते हुए और इन समझौते के तहत सोवियत संघ ने अपनी सेनाएं वापस बुलाने की घोषणा कर दी और 1988 में वापस से INF संधि पर हस्ताक्षर करके दोनों राज्यों ने अपने संबंधों में सुधार को एक तरीके से उसकी पुष्टि कर दी। अब हम ले रहे हैं ये जो अंतिम काल है इसमें कौन सी वही जो चीज़ें हमने ऊपर शॉर्ट में ली हैं उसका हमने डिटेल में प्रमुख कदम में जेनेवा वार्ता, रेक्याविक शिखर वार्ता और इन दोनों के बीच में सामरिक शिखर वार्ता है। इसमें एक चीज़ और है जो ऊपर नहीं ली गई थी, वो छठा पॉइंट में ले रही हूँ कि पश्चिमी जर्मन जो चांसलर है उन्होंने मॉस्को की यात्रा करी और मॉस्को और जर्मनी के बीच में कुछ प्रमुख समझौते हुए, जिसने भी शीत युद्ध में दोनों गुटों में संबंधों में सुधार का एक शुरुआत करी। फिर सबसे इम्पॉर्टेंट जिसको माना जाता है वो है बर्लिन की दीवार। बर्लिन की दीवार यानी कि पश्चिमी जर्मनी और पूर्वी जर्मनी के बीच में जो दीवार खड़ी की हो गई थी, जिससे जर्मनी दो भागों में विभाजित हो गया था, दो अलग अलग राज्य बन गए थे। इस दीवार को ध्वस्त हुई 9 नवंबर 1989 में और दोनों जर्मनी का एक तरीके से एकीकरण हुआ था 3 अक्टूबर 1990 को। और इस दीवार के ध्वस्त होने से ही दोनों राज्यों की जो जनता है उसकी आवाजाही शुरू हो गई और इस जर्मनी के एकीकरण और बर्लिन की दीवार ध्वस्त होने के साथ ही ये माना जाने लगा कि अब शीत युद्ध समाप्त हो रहा है। और जो शीत युद्ध के दौरान नाटो द्वारा जो राष्ट्र थे उन्होंने इसकी औपचारिक घोषणा करी 5 जुलाई 1990, जिसमें औपचारिक रूप से कहा गया कि भाई नाटो राज्य जो हैं वो भविष्य में इस शीत युद्ध में मतलब अब इसको समाप्त मान रहे हैं। 1991 में सोवियत संघ की जो वार्सा संधि थी उसकी समाप्ति की घोषणा हुई। फिर 12 सितंबर 1991 को अफ़गान समझौता हुआ जिसने कि अफ़गानिस्तान समस्या का अंत कर दिया। और लास्ट जो सबसे इम्पॉर्टेंट माना जाता है वो है सोवियत संघ का विघटन और शीत युद्ध की पूर्ण समाप्ति। जो सोवियत संघ के राष्ट्रपति थे गोर्बाचेव, उनका तख्ता पलट हुआ 9 अगस्त 1991 को। और एक बार तो वहाँ के जो सोवियत संघ के जो कट्टरपंथी लोग थे उन्होंने गोर्बाचेव को नज़रबंद भी कर लिया था। उस टाइम पे अमेरिका ने दखल देकर तो गोर्बाचेव को मुक्त कराया और उसके पश्चात